सब कुछ एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिम्टम्स जो हैं ये क्या है। गाइस आज ना मैं बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एकदम खुशी एकदम तेरे को बोला था ना डिस्टर्ब नहीं करना, मार डालूंगा तेरे को मैं। लेकिन तो मेरा भाई है, तो शायद तू भी मेरे से नफरत करता है। शायद मुझे खुद ही मर जाना चाहिए। अरे मैं क्यों मरूं, तुम सबको मार डालूंगा, लेकिन फिर मैं कैसे रहूंगा अकेले। अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, फिर मुझे जीने की भी क्या जरूरत है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर, बाप रे कितनी कॉम्प्लेक्स साउंड करती है ये टर्म भी। नहीं गाइस, मेरा ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वाली डिप्रेशन पे थी और जिन्होंने फर्स्ट वाली नहीं देखी वो भी जाके देखे, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं कुछ थोड़ा अपनी चीजें शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को जब ये मेंटल इलनेस हुई तो मैंने उसको मान लिया कि हाँ यार होगी, और मानने के भी कई महीनों बाद मैं ठीक हो पाया। तो गाइस जैसा आप जानते हैं, हनी सिंह सर को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था, जिससे उनके 5 साल तक खराब हो गए। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो फिर भी हनी सिंह थे, किसी आम इंसान को हो वो तो पक्का मर ही जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका 60 से 70% अब तो पक्का निकल जाएगा इस डिजीज से। तो इसलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आशुतोष और इस एपिसोड का नाम है You know nothing, Jon Snow. चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। क्या होता है? बाइपोलर है तो जो लोग पोल पे रहते होंगे उन्हीं को होता होगा ना। बिल्कुल नहीं। अब जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था डिप्रेशन के बारे में, जो कि सिंपल टर्म्स में होता है मूड का लो होना, वैसे ही मूड का हाई होना भी तो कुछ होता होगा ना, उसको बोलते हैं मेनिया। मेनिया एक अलग ही कंडीशन है जिसमें इंसान ना हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है एंड स्टिल वेरी एक्टिव रहता है। बट आप किसी मेनिया के पेशेंट से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यार कैसा सा पागल सा है, कुछ भी बोलता जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में लोचा है अगले के, इस तरीके से बोलेंगे। प्लस ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। आपको एक बार को लग रहा होगा कि हाइपर एक्टिव हो जाता है, सोने की जरूरत नहीं पड़ती है तो अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। इनकी कॉन्सेंट्रेशन किसी एक चीज पे नहीं लगती है कभी भी, 10 जगह पे ध्यान घूमता है और एग्रेसिव बहुत ज्यादा रहते हैं और कुछ भी बोलते हैं, मतलब बोलते चले जाएंगे बोलने लगेंगे तो। क्या 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, साइकिल्स होते हैं मेनिया के डिप्रेशन के। इंसान कभी कभी मिक्स्ड स्टेट में होता है, कभी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होता है, कभी मेनिया में चला जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में एक्ट करके दिखाया था कि एकदम से मूड चेंज हो रहे थे, वैसा ही होता है टिपिकल बाइपोलर डिसऑर्डर का केस। वो मैंने बहुत मतलब सिंपल टर्म्स में समझाया, पर एक्चुअल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वाले पेशेंट्स, और मतलब कई बार ये सिम्टम्स देख के समझना और डायग्नोस करना भी मुश्किल हो जाता है साइकाट्रिस्ट को। समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को, डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में। आज तक आपने सिर्फ मूवीज में देखा होगा कि मतलब एकदम से मूड हाई हो रहा है, एकदम से मूड लो हो रहा है, पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो रही है, तो आप भी सोचते होंगे कि यार असल में थोड़ी ऐसा होता होगा तो बस मूवी है। पर बाइपोलर डिसऑर्डर टिपिकल ऐसा ही होता है। मेंटल हेल्थ की ना ये बीमारी ऐसी है कि इसके ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ये मैं बताना चाहूँगा सारे मेरे छोटे भाइयों को कि इसके बहुत सारे कलर्स हैं। मतलब एकदम से मेनिया, एकदम से डिप्रेशन, कई बार ये इमोशंस 2 से 3 दिन के गैप पे भी चेंज होते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो डिप्रेसिव स्टेट में है तो वो सुसाइड कर लेगा, अगर वो मेनिया में है तो वो किसी का मर्डर कर लेगा। तो पेशेंट को एकदम बंद करके रखना पड़ता है इस केस में। सड़क पे देखते ना पागल चल रहे होते हैं, वहां तक मेरा स्टेट पहुंच गया था। शिट। आपने देखा होगा कई बार ये पागल सब घूमते रहते हैं सड़कों पे और कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, और कई बार वो बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, तो उनको मेंटल असाइलम में बंद करना पड़ता है। मैं नहीं कहता उन सबको बाइपोलर डिसऑर्डर ही होता है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट की वो हालत कर सकता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो। सर ज्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन सुन के डर बराबर लगा। वैसे आपने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर होता कैसे है। गुड क्वेश्चन। तो ये कंडीशन होती है सबसे ज्यादा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से। ओह, लेकिन मेरे दादाजी तो, अरे हाँ पता है। आप लोग भी अभी बोलेंगे कि सर मेरा दोस्त पप्पू तो बहुत पीता है, गांजा भी फूकता है, उसको कब होगा बाइपोलर डिसऑर्डर? तो भाई ऐसे नहीं होता है ये बीमारी, इसमें एक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला भी फैक्टर होता है। लाइक अब हनी सिंह के केस में ले लीजिए, हो सकता है उनके किसी दादा पर दादा में भी ये वाली बीमारी रही हो, उस टाइम पे पता भी कहाँ चलता था। तो मान लीजिए उनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी था, तो उन्होंने जब ज्यादा गांजा पीना स्टार्ट किया, ज्यादा दारू पीना स्टार्ट किया, उस टाइम पे उनमें ये डिजीज एक्सप्रेस हुई। सर मैंने ना एक रील देखी थी जिसमें वो बोल रहा था कि
गांजे से एक हाइपर फोकस आ जाता है, एक स्टोननेस आ जाती है। जो भी व्यक्ति वीड लेता है उसने हमेशा ये चीज कही है कि एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। ऐसे लोगों की राय बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आपने किसी गंजेड़ी दोस्त से राय लेकर आ जाते हैं इंटरनेट पे ज्ञान चोदने। इनसे पूछो इन्होंने कहाँ से फॉरेंसिक साइंस पढ़ी है। एक बार ये सुनो जरा कि हनी सिंह जी ने क्या कहा है इस पे। लेकिन बहनों और भाइयों, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। अब ये तो हो गई ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की बात। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों को हैबिट होती है हर छोटी बात पे बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में जब मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, मतलब लाइक लॉस ऑफ लव्ड वन, तब इन पेशेंट्स में ये वाली डिजीज एक्सप्रेस हो सकती है। अब यहाँ पे भी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर आता है। Genetic susceptibility means an increased chance or a likelihood of developing a particular disease based on the presence of one or more genetic variants and or a family history suggestive of an increased risk of the disease. Having a genetic susceptibility does not mean an individual will develop the disease. चलो अब बात करते हैं इलाज की। सर ये भी तो बताइए इस बीमारी से बचा कैसे जाए, वो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? तू क्या करेगा प्रिवेंटिव मेजर्स का? तेरा एक पैर तो पहले ही मेंटल असाइलम में लटक रहा है। नहीं भाई, कभी भी किसी मेंटल पेशेंट को इस तरीके से डिमोटिवेट मत करो। और तुम सोडियम वॉल्प्रेट खाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जोक्स अपार्ट गाइस, तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है जो आपको पता है पहले से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है तो ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप क्लोनाजिपाम 0.25 से 0.5 mg तक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से ये एडिक्टिव होती है, इसलिए कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस हो, बेयर ना किया जाए, उस केस में आप क्लोनाजिपाम ले सकते हैं। एक बोनस स्टेप आप सबके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम में सब पढ़ के जाते हैं लेकिन टेंशन की वजह से कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो आप ये मेडिसिन एग्जाम से 10 मिनट पहले लेकर जा सकते हैं, जिससे आप कम से कम जो पढ़ा हुआ है ना वो भूलेंगे नहीं टेंशन की वजह से। चलो फाइनली इलाज की बात भी कर ही लेते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इस कंडीशन में एक्चुअली, बिकॉज पेशेंट डिप्रेशन में है, मेनिया में है, किसी मिक्स स्टेट में या किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में मेडिसिन अलग अलग दी जाती हैं। सेकेंड ऑफ ऑल हमको डिफरेंशिएट करना होता है कि पेशेंट या तो सिंपल मेनिया में या बाइपोलर मेनिया में है, सिंपल डिप्रेशन में है या बाइपोलर डिप्रेशन में है। क्योंकि अगर हम सिंपल डिप्रेशन में अगर पेशेंट है और हमने उसको डिप्रेशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दे दी और पता चला कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर ही था, तो वो मेनिया में शिफ्ट हो जाएगा उल्टा, मतलब कि उल्टा खराब कर देगी वो मेडिसिन उसको। तो बहुत अच्छा साइकाइट्रिस्ट चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करना आता हो अच्छे से बाइपोलर डिप्रेशन एंड यूनिपोलर डिप्रेशन में, ताकि पेशेंट को सही इलाज दिया जा सके। चलो अब सबसे पहले वो इलाज समझ लेते हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में देते ही देते हैं, नो मैटर वेदर द पेशेंट इज इन मेनिया, डिप्रेशन और मिक्स्ड स्टेट। तो वो है लिथियम एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सिर्फ सीवियर केस में देते हैं, लेकिन हम लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर की हर स्टेज में देते हैं। नाउ इफ द पेशेंट इज इन एक्यूट मेनिया फेज, तब हम देते हैं ओलेंजापिन, लिथियम एंड सोडियम वाल्पोरेट। एंड इफ द पेशेंट इज इन बाइपोलर डिप्रेशन, तब हम देते हैं लेमोट्राइजिन एंड लिथियम। मेडिकेशन से ना भागे, मेडिकेशन से ना भागें। इसकी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ जो इसके साथ आपको दी जाएंगी बहुत ज़रूरी है। आपको सोने में मदद करेगी, आपको जागने में मदद करेगी, आपको बैलेंस करेगी मेंटली, और आप सुन पाएंगे चीज़ों को, समझ पाएंगे, कुछ खा पाएंगे वक्त से। ठीक है सर, हम मेडिसिन वगैरह तो समझ गए, लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद भी टाइम कितना लग जाता है ठीक होने में? देखो, सही डायग्नोसिस करने के बाद और सही मेडिकेशन देने के बाद 1 से 3 महीने तक लग जाते हैं सिम्टम्स रिजॉल्व होने में, और मेडिकेशन हम कम से कम भी 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद भी पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वेरी स्लोली टेपर डाउन करते हैं मेडिकेशन। देखिए गाइस, इस कंडीशन के रिलेटेड हमने जितना भी इस वीडियो में डिस्कस किया है वो सिर्फ इसका सरफेस लेवल है, बट बिलीव मी दैट्स ऑल यू नीड टू नो एज ए नॉन मेडिको, सिंस बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स तक को इस कंडीशन की फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। बट इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अवेयरनेस इस कंडीशन के रिलेटेड सबको होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी में सिम्टम्स वगैरह शो हो रहे हैं रिलेटिव्स में, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है और हमको टाइम पे किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपके किसी रिलेटिव को भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें एक्यूरेट मैनेजमेंट आपको समझा दूंगा। एंड लास्टली, जैसा हम हमेशा करते हैं, वन कोट बाय इटाची उचिहा फॉर ऑल ऑफ यू।
Each of us lives dependent and bound by our individual knowledge and our awareness. All that is what we call reality. However, both knowledge and awareness are equivocal. One's reality might be another's illusion. We all live inside our own fantasies. Don't you think that's true, Sasuke? थैंक यू गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर करो यार। हमारे देश में लोगों को बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ भी किसी चिड़िया का नाम है। हमारी सोसाइटी इस चीज को मानती ही नहीं है कि मेंटल इलनेस कुछ है। हमारी सोसाइटी ने बना रखा है इस चीज का मजाक। इसलिए फैला दो इस वीडियो को, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।